Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with the topic blepharitis. So let's start. What is blepharitis? The subacute or chronic inflammation of the eyelid. The subacute that means अभी ये acute नहीं है ना chronic है, ठीक है. Acute और chronic के बीच का जो है उसको subacute कहते हैं. तो the subacute or chronic inflammation of eyelid is known as blepharitis. मतलब आईलीड का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग ब्लेफराइटिस कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटियोलॉजी. इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं. पहला फैक्टर है एज. ये मोस्टली इन चिल्ड्रंस में फाउंड होते हैं, ठीक है. और ये यूजुअली बायलैटरल होता है, मतलब दोनों आंखों में हो सकता है. ये क्यों होता है? इरिटेशन की वजह से होता है कि सपोज़ किसी ने कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, वो भी एक्सपायर्ड, या डस्ट की वजह से, किसी को एलर्जी है, या स्मोक की वजह से. फोर्थ वन इज़ अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स. मतलब किसी की आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर है जो कि बहुत दिन तक ना अनकरेक्टेड हो गया, या रबिंग ऑफ आई टू गेन क्लियर विजन कॉज क्रॉनिक इन्फेक्शन. जैसे मान लो किसी बच्चे को दिख नहीं रहा और वो अपनी आंख रगड़ रहा कंटिन्यूसली, तो जिसकी वजह से उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है. क्या पता उसकी हाथ गंदे होते होंगे या कहाँ से वो खेल कर आता होगा, ये भी एक फैक्टर हो सकता है. फिफ्थ वन इज़ सेबोडी ऑफ स्कैल्प, मतलब डैंड्रफ. अगर सिर में डैंड्रफ है तो भी आँखों मतलब आईलिड्स पे स्वेलिंग हो सकती है. सिक्स्थ वन इज़ क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस. अगर आँखों में कंजक्टिवाइटिस है तो भी हो सकता है. एंड सेवन्थ वन इज़ पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन. मतलब किसी पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन हो गया उसको बोलते हैं पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन. Now squamous blepharitis, it is characterized by hyperedemia. ये hyperedemia से characterized होता है. hyperedemia का मतलब होता है कि excess of blood in the blood vessels. अगर किसी blood vessel में बहुत ज़्यादा blood excess हो गया वहाँ पे तो उसको hyperedemia कहते हैं. यूजुअली लिमिटेड टू आईलिड मार्जिन. आईलिड के मार्जिन में यूजुअली ये लिमिटेड होता है, ठीक है. एंड नॉट इन इन्फेक्टिव कंडीशन. जो स्क्वामस ब्लेफराइटिस है ये उतना इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. विल टॉक इट लेटर, ठीक है. तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है? रेडनेस ऑफ आईलिड मार्जिन. ये जो आईलिड के जो मार्जिन होता है दिस वन, यहाँ पे रेडनेस हो सकती है, या बर्निंग और एंड डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आंखों में जलन होने लगेगी या डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, ठीक है. इपीफोड़ा. इपीफोड़ा का मतलब होता है एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ आई. अगर आंखों से बहुत ज़्यादा पानी जाने लग सकता है, ये भी कोई सिम्टम्स हो सकता है. नाउ लेट्स सी द साइन क्या क्या हो सकता है? फॉलिंग ऑफ आई लैशेस, जिस कंडीशन को बोलते हैं मेडरोसिस. अगर ना आई लैशेस गिरने लग सकते हैं. थिकनिंग ऑफ आईलिड मार्जिन, मतलब ये जो आईलिड मार्जिन है इसकी भी थिकनिंग हो सकती है, इस कंडीशन को बोलते हैं टाइलोसिस, ठीक है. डैंड्रफ लाइक स्केल्स ऑन आईलिड, मतलब ना यहाँ जो है ना ये इस मार्जिन पर डैंड्रफ दिखने लगेगा. एसोसिएटेड सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प, मतलब अगर किसी के सिर पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो भी वो रिलेट हो सकता है इसे, ठीक है. ऑन रिमूवल ऑफ स्केल अंडरलाइनिंग सर्फेसिस इज़ फाउंड हाइपरडेमिक बट नो अल्सरेशन. मतलब जब ना इसके ऊपर जो परत जमी रहती है, जब हम लोग उसको हटाने लगेंगे ना तो उसके नीचे हम लोग को क्या दिखेगा ना, इज़ फाउंड हाइपरडेमिक, मतलब इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ बॉडी. मतलब वहाँ पे ना वहाँ से जैसे हल्का खून जैसा परत अगर हम लोग हटाएंगे तो कैसे वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वैसा ही हो सकता है इस केस में भी, लेकिन अल्सरेशन नहीं होगा. Now coming into the another type of blepharitis, the second one is ulcerative blepharitis. ये क्या होता है? It is caused by acute or chronic suppurative inflammation of follicles of eyelashes. मतलब eyelashes के follicles का जो है ना chronic suppurative inflammation होता है, या gland of Gis and Mole का inflammation के कारण ulcerative blepharitis हो सकता है किसी भी पेशेंट में. ओके पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ कि ये दिखता कैसे है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द डायग्राम. देखो ये है स्क्वामस ब्लेफराइटिस, ठीक है. ये उतना डेंजर नहीं लग रहा क्योंकि ये नॉन इन्फेक्टिव टाइप होता है. बट देखो सी दिस अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, ये देख के ही काफ़ी लग रहा है डेंजरस टाइप. ये देखो यहाँ पे स्वेलिंग दिख रही है, रेडनेस दिख रहा है, आई लैशेज बिकम है, मतलब आई लैशेज गिरने लगते हैं. ये देखो दिस इज़ द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस एंड दिस इज़ द स्क्वामस ब्लेफराइटिस. सो स्टेफाइलोसिम्टम्स लॉस ऑफ आई लैशेज, ये एक तरह का ना कॉज हो सकता है जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेडरोसिस, ठीक है. ये हमने स्क्वामस ब्लेफराइटिस में भी देखा था. इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, लैक्राइमेशन होने लगता है, मतलब टीयर्स का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, या रेडनेस हो सकती है. सोरनेस ऑफ लीड मार्जिन, मतलब स्वेलिंग हो सकती है जो लीड के मार्जिन में, वहाँ पे सोरनेस हो सकती है, ठीक है. हल्के हल्के दर्द भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकता है. साइंस क्या क्या होता है कि येलो क्रस्ट आर डिपोजिटेड एट द रूट्स ऑफ आई लैशेज. जो आई लैशेज के रूट्स में ना येलो क्रस्ट जमा हो जाते हैं, और रिमूविंग यहाँ पे जैसे आई लैशेज के ये जो रूट्स हैं यहाँ पे येलो क्रस्ट जमा हो जाते हैं, जैसे पपड़ी टाइप, जिसको हम लोग पपड़ी भी बोलते हैं. और रिमूविंग द क्रस्ट स्मॉल
अल्सर्स सीन अराउंड द बेसिस ऑफ आई। जैसे अब हम लोग किसी को कोई वुंड हो जाता है, अगर हम लोग उसके ऊपर से वो क्रस्ट हटा देते तो कैसे वुंड जैसा दिखने लगता है, वही बोल रहा, लॉस ऑफ सीलिया, और आई लैशेज भी वहाँ से लॉस होने लगते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग इनटू द सीक्वल ऑफ ब्लेफराइटिस, देखो सीक्वल ऑफ ब्लेफराइटिस क्या है ना, कि जैसे ये साइंस, ये सिम्टम्स है, ये साइन है, लेकिन और भी क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं ब्लेफराइटिस के साथ, तो वही दिया सीक्वल्स ऑफ ब्लेफराइटिस। दीज आर मेनली सीन इन अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ ब्लेफराइटिस, ये अल्सरेटिव फॉर्म में ज़्यादा दिखता है ये सारे कंडीशंस। फर्स्ट वन इज़ क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, कि किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो वो क्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस। सेकेंड वन इज़ मेडरोसिस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो लॉस ऑफ आई लैशेज वाले कंडीशन को बोलते हैं मेडरोसिस, लॉस ऑफ आई लैशेज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकल्स बाय डीप अल्सरेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय मेडरोसिस भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस क्या होता है ना, कि जो हमारी आईलिड्स होती हैं, सपोज, ठीक है, जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो मतलब एक ही डायरेक्शन में सारी होती है, ठीक है। बट ना वो क्या होता है ना, जब वो निकलने लगता है तो वो मिसलीडिंग होने लगती है, मतलब ऐसे नहीं जाके अंदर की तरफ से आने लगेगा, तब तो वो आंखों में इरिटेशन कॉज करेगी ना, उसी कंडीशन को बोलते हैं हम ट्राइकियासिस, मतलब मिसलीडिंग होने लगती है ऑफ आई लैशेस, ठीक है, वो किधर भी मतलब निकलने लग सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टाइलॉसिस। टाइलॉसिस अभी मैंने आपको बताया था जस्ट पीछे। तो टाइलॉसिस क्या था, जो ये जो मार्जिन होते हैं ना आईलिड का, ये ना मोटा होने लगता है, थिकनिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन इज नोन एज टाइलॉसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्टोडोपियन। इसमें क्या होता है ना, जो लोअर लीड होता है ना, जो लोअर आईलिड होता है उसमें ना इपीफोरिया हो जाता है, सॉरी इपीफोरिया नहीं, सॉरी इपीफोरा हो जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोअर आईलिड में एपिफोरा हो जाता है। एपिफोरा मतलब क्या होता है ना, कि वाटरिंग ऑफ आई को एपिफोरा कहते हैं, ठीक है। तो लोअर आईलिड में एपिफोरा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मार्जिनल केराटाइटिस। इसमें क्या होता है ना, लोअर एरिया, कॉर्निया का जो लोअर एरिया होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड द फोर्थ लास्ट वन इज़ इनस्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म। जो टीयर फिल्म होता है उसकी इनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो अब हम इस जो कंडीशन, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो पहला हम लोग देखेंगे स्क्वामस ब्लेफराइटिस को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को कैसे ट्रीट करते हैं। सो स्क्वामस ब्लेफराइटिस को हम लोग देखते हैं कि मेनली ट्रीटमेंट ऑफ सीबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प बाय स्पेसिफिक शैम्पू। देखो एक्चुअली में ना ये होता क्यों है कि ना, मेनली होता है कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है और वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके आई लैशेस पे भी ना डैंड्रफ झड़ के गिरने लगता है, तो जिसकी वजह से यहाँ डिपोजिशन होने लगती है और ये कंडीशन हो जाता है ब्लेफराइटिस का। तो ना मेनली हम लोग ना सीबोरिक डर्मेटाइटिस को हम लोग ट्रीट करते हैं स्कैल्प, पहले ना हम लोग अपने स्कैल्प को साफ़ करने की कोशिश करते हैं सर्टेन एंटी फंगल शैम्पू से, ठीक है। और जिसकी वजह से शैम्पू के वजह से अगर ठीक हो जाता है डैंड्रफ, तो आईलिड को भी हम लोग आईलिड की भी हाइजीन करते हैं, क्योंकि सिर से ही ना यहाँ पे गिरता है डैंड्रफ, ठीक है। इसमें क्या है ना, रिमूव स्केल्स ऑफ ऑन आईलिड मार्जिन, जो आईलिड के ऊपर जो भी परत जम गई, पपड़ी जम गई है, उसको हम लोग स्केल्स को हटाते हैं, या हम लोग कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई ना स्टेरॉयड आई ऑइंटमेंट लेते हैं लगाने के लिए, कि जो है ना जो क्रस्ट जम जाता है उसको हटा के हम लोग कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, स्टेरॉयड आई ऑइंटमेंट लेते हैं, ओके। नाउ कमिंग इनटू अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस ट्रीटमेंट। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि स्क्वामस ब्लेफराइटिस का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड वन इज अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस ट्रीटमेंट। तो है ना, हम लोग पहले लोकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्या क्या करते हैं, लीड स्क्रब। हम लोग क्या करते हैं ना, कि ना वार्म सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि 3% लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट 3% से हम लोग वॉश करते हैं आईलिड को, ठीक है। आईलिड को पहले अच्छे से सोक करते हैं हम लोग आईलिड को, उसमें मतलब कि वहाँ जो क्रस्ट होता है वो अच्छे से सोक हो जाए, मतलब सोक करते हैं उसको ताकि वो ड्राई नहीं रहे। उसके बाद हम लोग उसमें ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। सेकेंड वन इज इपिलेशन ऑफ लूज एंड डिजीज आई लैशेस। मतलब क्या होता है ना, कि जो भी आई लैशेज़ हैं जो कि लूज़ हो चुके हैं या डिजीज़ हैं, तो उसको हम लोग हटाने की हल्की हल्की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं, स्टेरॉयड ऑइंटमेंट लेते हैं या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स लेते हैं, जिसमें क्लोरामफेनिकोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन आर द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि क्लोरामफेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो बहुत इफेक्टिव ना एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि नियोमाइसिन इज़ बेस्ट अवॉइडेड ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। नियोमाइसिन से ना एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होती है, जिसकी वजह से हम लोग नियोमाइसिन अवॉइड करते लेना, ठीक है।
फिर हम लोग सिस्टमिक थेरेपी देते हैं, एंड द लास्ट वन इज जनरल ट्रीटमेंट। इसमें क्या क्या होता है, हम लोग ऑकुलर हाइजीन मतलब आंखों की हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हैंड वॉश करके आँख छूना है, ऐसे नहीं छूना है, क्या पता हमारे हाथों में कौन सी गंदगी हो, बैक्टीरिया हो। और ना हम लोग हेयर ऑयल को अवॉइड करते हैं। जब भी ना किसी के बालों में डैंड्रफ होता है, मतलब सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको भी होता है, उस समय हम लोग हेयर ऑयल मना करते लगाने। हेयर ऑयल से वो फंगल ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। काजल आंखों में लगाने मना करते हैं, क्योंकि आई लैशेज़ में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो भी अवॉइड करते हैं। और अदर जो भी कॉस्मेटिक जैसे मस्कारा लगाते हैं, वो भी मना करते लगाने से, या और कोई भी ना और कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आंखों में लगाने से मना किया जाता है इस समय। करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, जो भी रिफ्रैक्टिव एरर होता है पेशेंट को, उसकी करेक्शन करवाया जाता है। ट्रीट सेबोरिक कैपिटिस बाय एंटी डैंड्रफ शैम्पू। जो भी ना सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो भी होता है, उसको हम लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाते हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये लेना है। और फिर ट्रीट लाउज इन्फेस्टेशन, जो भी ना इन्फेक्शन होता है इंसेक्ट से, वो भी हम लोग ट्रीट करते हैं, मतलब उससे भी ना हम लोग को ना बच के रहना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर ब्लेफराइटिस। होप you all learned this. If you have any doubt, then please write down in a comment section. Okay, bye. Also please like, share and subscribe my video. Thank you. Okay, now coming into the symptoms, loss of eyelashes, ये एक तरह का ना कॉज हो सकता है जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेडरोसिस, ठीक है। ये हमने स्क्वामस ब्लेफराइटिस में भी देखा था। इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, लैक्राइमेशन होने लगता है, मतलब टीयर्स का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, या रेडनेस हो सकती है। सोरनेस ऑफ लीड मार्जिन, मतलब स्वेलिंग हो सकती है, जो लीड के मार्जिन में वहाँ पे सोरनेस हो सकती है, ठीक है। हल्के हल्के दर्द भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकता है। साइंस क्या क्या होता है कि येलो क्रस्ट आर डिपोजिटेड एट द रूट्स ऑफ आई लैशेज, जो आई लैशेज के रूट्स में ना येलो क्रस्ट जमा हो जाते हैं। और रिमूविंग यहाँ पे जैसे आई लैशेज के ये जो रूट्स हैं, यहाँ पे येलो क्रस्ट जमा हो जाते हैं, जैसे पपड़ी टाइप, जिसको हम लोग पपड़ी भी बोलते हैं। और रिमूविंग द क्रस्ट, स्मॉल अल्सर्स सीन अराउंड द बेसिस ऑफ आई लैशेज। जैसे अब हम लोग किसी को कोई वुंड हो जाता है, अगर हम लोग उसके ऊपर से वो क्रस्ट हटा देते हैं, तो कैसे वुंड जैसा दिखने लगता है, वही बोल रहा है। लॉस ऑफ सीलिया, और आई लैशेज भी वहाँ से लॉस होने लगते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग इनटू द सीक्वल ऑफ ब्लेफराइटिस। देखो सीक्वल ऑफ ब्लेफराइटिस क्या है ना, कि जैसे ये साइंस, ये सिम्टम्स है, ये साइन है, लेकिन और भी क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं ब्लेफराइटिस के साथ, तो वही दिया सीक्वल्स ऑफ ब्लेफराइटिस। दीज आर मेनली सीन इन अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ ब्लेफराइटिस, ये अल्सरेटिव फॉर्म में ज़्यादा दिखता है ये सारे कंडीशंस। फर्स्ट वन इज़ क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, कि किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो वो क्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस। सेकेंड वन इज़ मेडरोसिस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो लॉस ऑफ आई लैशेज वाले कंडीशन को बोलते हैं मेडरोसिस। लॉस ऑफ आई लैशेज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकल्स बाय डीप अल्सरेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय मेडरोसिस भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस क्या होता है ना, कि जो हमारी आईलिड्स होती हैं, सपोज, ठीक है, जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो मतलब एक ही डायरेक्शन में सारी होती है, ठीक है। बट ना वो क्या होता है ना, जब वो निकलने लगते हैं तो वो मिसलीडिंग होने लगती है, मतलब ऐसे नहीं जाके अंदर की तरफ से आने लगेगा, तब तो वो आंखों में इरिटेशन कॉज करेगी ना। उसी कंडीशन को बोलते हैं हम ट्राइकियासिस, मतलब मिसलीडिंग होने लगती है ऑफ आई लैशेस, ठीक है। वो किधर भी मतलब निकलने लग सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टाइलॉसिस। टाइलॉसिस अभी मैंने आपको बताया था जस्ट पीछे। तो टाइलॉसिस क्या था, जो मार्जिन होते हैं ना आईलिड का, ये ना मोटा होने लगता है, थिकनिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन इज नोन एज टाइलॉसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्टोरोपियन। इसमें क्या होता है ना, जो लोअर लीड होता है ना, जो लोअर आईलिड होता है, उसमें ना इपीफोरिया हो जाता है, इपीफोरा हो जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोअर आईलिड में एपिफोरा हो जाता है। एपिफोरा मतलब क्या होता है ना, कि वाटरिंग ऑफ आई को एपिफोरा कहते हैं, ठीक है। तो लोअर आईलिड में एपिफोरा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मार्जिनल केराटाइटिस। इसमें क्या होता है ना, लोअर एरिया, कॉर्निया का जो लोअर एरिया होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड द फोर्थ लास्ट वन इज़ इंस्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म। जो टीयर फिल्म होता है उसकी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो अब हम इस जो कंडीशन, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो पहला हम लोग देखेंगे स्क्वामस ब्लेफराइटिस को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को कैसे ट्रीट करते हैं। सो स्क्वामस ब्लेफराइटिस को हम लोग देखते हैं कि मेनली ट्रीटमेंट ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प बाय स्पेसिफिक शैम्पू। देखो एक्चुअली में ना ये होता क्यों है
कि ना मेनली होता है कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है और वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके आई लैशेस पे भी ना डैंड्रफ झड़ के गिरने लगता है, तो जिसकी वजह से यहाँ डिपोजिशन होने लगती है और ये कंडीशन हो जाता है ब्लेफराइटिस का। तो ना मेनली हम लोग ना सीबोरिक डर्मेटाइटिस को हम लोग ट्रीट करते हैं स्कैल्प, पहले ना हम लोग अपने स्कैल्प को साफ़ करने की कोशिश करते हैं सर्टेन फंगल एंटी फंगल शैम्पू से, ठीक है। और जिसकी वजह से शैम्पू के वजह से अगर ठीक हो जाता है डैंड्रफ, तो आईलिड को भी हम लोग आईलिड की भी हाइजीन करते हैं, क्योंकि सिर से ही ना यहाँ पे गिरता है डैंड्रफ, ठीक है। इसमें क्या है ना, रिमूव स्केल्स ऑफ ऑन आईलिड मार्जिन, जो आईलिड के ऊपर जो भी परत जम गई, पपड़ी जम गई है, उसको हम लोग स्केल्स को हटाते हैं, या हम लोग कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई ना स्टेरॉयड आई ऑइंटमेंट लेते हैं लगाने के लिए, कि जो है ना जो क्रस्ट जम जाता है उसको हटा के हम लोग कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, स्टेरॉयड आई ऑइंटमेंट लेते हैं, ओके। नाउ कमिंग इनटू अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस ट्रीटमेंट। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि स्क्वामस ब्लेफराइटिस का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड वन इज अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस ट्रीटमेंट। तो है ना, हम लोग पहले लोकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्या क्या करते हैं? लीड स्क्रब। हम लोग क्या करते हैं ना कि ना वार्म सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि 3% लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट 3% से हम लोग वॉश करते हैं आईलीड को, ठीक है। आईलिड को पहले अच्छे से सोक करते हैं हम लोग आईलिड को, उसमें मतलब कि वहाँ जो क्रस्ट होता है वो अच्छे से सोक हो जाए, मतलब सोक करते हैं उसको ताकि वो ड्राई नहीं रहे। उसके बाद हम लोग उसमें ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। सेकेंड वन इज इपिलेशन ऑफ लूज एंड डिजीज आई लैशेस। मतलब क्या होता है ना कि जो भी आई लैशेज़ हैं जो कि लूज़ हो चुके हैं या डिजीज़ हैं, तो उसको हम लोग हटाने की हल्की हल्की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं, स्टेरॉयड ऑइंटमेंट लेते हैं या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स लेते हैं, जिसमें क्लोरामफेनिकोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन आर द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि क्लोरामफेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो बहुत इफेक्टिव ना एंटीबायोटिक का ड्रॉप्स वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि नियोमाइसिन इज़ बेस्ट अवॉइडेड ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। नियोमाइसिन से ना एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होने की चांसेस होती है, जिसकी वजह से हम लोग नियोमाइसिन अवॉइड करते लेना, ठीक है। फिर हम लोग सिस्टमिक थेरेपी देते हैं। एंड द लास्ट वन इज जनरल ट्रीटमेंट। इसमें क्या क्या होता है, हम लोग ऑकुलर हाइजीन मतलब आंखों की हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हैंड वॉश करके ही आँख छूना है, ऐसे नहीं छूना है, क्या पता हमारे हाथों में कौन सी गंदगी है और बैक्टीरिया हो। और ना हम लोग हेयर ऑयल को अवॉइड करते हैं। जब भी ना किसी के बालों में डैंड्रफ होता है, मतलब सीबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको भी होता है, उस समय हम लोग हेयर ऑयल मना करते लगाने। हेयर ऑयल से वो फंगल ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। काजल आंखों में लगाने मना करते हैं, क्योंकि आई लैशेज़ में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो भी अवॉइड करते हैं। और अदर जो भी कॉस्मेटिक जैसे मस्कारा लगाते हैं, वो भी मना करते लगाने से, या और कोई भी ना और कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आंखों में लगाने से मना किया जाता है इस समय। करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, जो भी रिफ्रैक्टिव एरर होता है पेशेंट को, उसकी करेक्शन करवाया जाता है। ट्रीट सेबोरिक कैपिटिस बाय एंटी डैंड्रफ शैम्पू। जो भी ना सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो भी होता है, उसको हम लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाते हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये लेना है। और फिर ट्रीट लाउज इन्फेस्टेशन, जो भी ना इन्फेक्शन होता है इंसेक्ट से, वो भी हम लोग ट्रीट करते हैं, मतलब उससे भी ना हम लोग को ना बच के रहना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर ब्लेफराइटिस। होप you all learned this. If you have any doubt, then please write down in a comment section. Okay, bye. Also please like, share and subscribe my video. Thank you.